चलो भैया देखो, पहला सवाल क्या है। ये कह रहा है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था। कह रहे हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, राजेंद्र चोल, आदित्य कारिकलन और नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब सवाल यह है, एक तो आता है महाबलीपुरम का तट, और महाबलीपुरम के उस तट पर बनाए गए थे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। पढ़ा होगा नाम आपने। तो देखिए महाबलीपुरम या तो कह दो महाबलीपुरम का तट व मंदिर, महाबलीपुरम का तट और मंदिर। पहला सवाल ये है कि जो महाबलीपुरम तट या मंदिर है वो किस राज्य में है। बोलो। तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। महाबलीपुरम मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम तट भी जो है वो तमिलनाडु में है। बताइए महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो किस वंश के राजाओं ने बनवाया था। तो पल्लव वंश। महाबलीपुरम के रथ मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लव वंश के राजाओं ने। पल्लव वंश के किस राजा ने इसका निर्माण कराया था? तो इसका निर्माण कराया था बेटा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंश का एक राजा हुआ था जिसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम, उसने इस मंदिर का निर्माण कराया था। सवाल ये निकलता है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है वो किस शैली में बने हैं। अब बताओ, तमिलनाडु है, साउथ इंडिया में है, तो कौन सी शैली होगी? बोलो। द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली में बनाया गया है, द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं महाबलीपुरम के रथ मंदिर या महाबलीपुरम का तट। ये जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं इनका अन्य नाम क्या है? ये बताया जाता है, इनको कहा जाता है सप्त पैगोड़ा। क्या कहते हैं? सप्त पैगोड़ा। बताओ ब्लैक पैगोड़ा किसे कहते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और सप्त पैगोड़ा किसे कहते हैं? महाबलीपुरम के मंदिर को सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। महाबलीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में है। किस राजा ने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। किस वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया है? पल्लव वंश। और इसका एक अन्य नाम क्या है? सप्त पैगोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं थाल घाट मुंबई और डोड को जोड़ता है। कह रहे हैं नासिक को, सूरत को, पुणे को, या कह रहे हैं गोवा को। तो क्या है, दक्षिण भारत में 4 दर्रे हैं, उनको याद रखो। थालघाट, पालघाट, भोरघाट और सेनकोट। ये साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में 4 प्रमुख दर्रे हैं। इनके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हेडिंग का नाम बना दीजिए आप, चारों दर्रे कर लेते हैं इसमें हम। हेडिंग का नाम बना दीजिए, हाँ, दक्षिण भारत के दर्रे। हेडिंग का नाम हो जाएगा, हेडिंग का नाम हो जाएगा बेटा दक्षिण भारत के दर्रे। साउथ इंडिया में 4 दर्रे हैं जो फेमस हैं। पहले दर्रे का नाम है थालघाट। दर्रे का चिन्ह ऐसा बनाते हैं आप,
ये पास कहलाता, पुल की तरह, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, बीच में छोटा सा संकीर्ण रास्ता, दर्रा कहलाता है। इस दर्रे का नाम है थाल घाट दर्रा। अब पहला सवाल यह है कि थालघाट दर्रा जो है वो किस किस को जोड़ता है। तो नागपुर या नासिक को जोड़ता मुंबई से। तो देखो, एक तरफ है मुंबई और दूसरी तरफ हो जाएगा नासिक। अब पूछेगा कि बताओ थालघाट दर्रा किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में है। तो दो बातें नोट कर लेंगे, यह दर्रा महाराष्ट्र में है। अच्छा देखो, महाराष्ट्र में जो पहाड़ी है उसे कहते हैं सह्याद्री या पश्चिमी घाट। तो ये दर्रा कहाँ है, महाराष्ट्र में भी दर्रा कहाँ है, तो यह दर्रा सह्याद्री। देखो, सह्याद्री किसे कहते हैं, पश्चिमी घाट। तो यह दर्रा सह्याद्री या पश्चिमी घाट में है। और किस किस को जोड़ता भैया, मुंबई से नासिक को। नासिक ना हो नागपुर हो तो भी आप आंसर लगा सकते हैं। नासिक से नागपुर और आगे आप पुणे तक निकल सकते हैं। दूसरा दर्रा है उसका नाम है भोरघाट दर्रा। देखिए, दूसरे दर्रे का नाम है बेटा, उसका नाम है भोरघाट दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है, भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो ये मुंबई से जोड़ता है किसे बेटा, पुणे को। मुंबई से पुणे, पुणे से चेन्नई तक आप जा सकते हैं। देखो, ये जो दर्रा है ना जिसका नाम है भोरघाट, इस दर्रे का एक अन्य नाम भी है, इसे कहते हैं खांडला। क्या कहते हैं, खांडला। पहाड़ी भाषा में वैसे ला का मतलब दर्रा होता है, तो खांडला घाट, इसे और क्या कहते हैं, खांडला घाट कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये भी किस राज्य में है, तो ये दर्रा भोरघाट भी किस राज्य में बेटा, महाराष्ट्र। अच्छा, कहाँ है, तो यह दर्रा पश्चिमी घाट। बताओ पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री। पश्चिमी घाट ओब्लिक सह्याद्री में है। ये दर्रा कहाँ है, पश्चिमी घाट या सह्याद्री में है। तो देखो, भोरघाट और थालघाट दोनों दर्रे महाराष्ट्र में हैं, दोनों दर्रे सह्याद्री में हैं। एक मुंबई से जोड़ता है नासिक को और एक मुंबई से जोड़ता है पुणे को। साउथ इंडिया में 4 दर्रे इंपॉर्टेंट हैं। एक दर्रे का नाम आता है बेटा, उसे कहते हैं पालघाट दर्रा। ऐसा बनाएंगे हम चित्र उसका, इसका नाम है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो ये कोच्चि को जोड़ता है कोयम्बटूर से। कोच्चि, अगर कोच्चि ऑप्शन ना हो तो कालीकट, कोच्चि या कालीकट को जोड़ता है किससे, कोयम्बटूर से। अब देखो, यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं पालघाट से। पहली बात, दर्रा किस राज्य में है, तो ये दर्रा केरल में है। दूसरी सवाल,
दूसरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसका एक अन्य नाम भी है, इसे कहते हैं पलक्काड़ गैप। तो इस दर्रे का अन्य नाम क्या बेटा? इसे कहते हैं पलक्काड़ गैप। ये किन पहाड़ियों में है? तो जो अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ी है ना, वहाँ पर ये दर्रा है। तो यह नीलगिरी व अन्नामलाई, यह नीलगिरी व अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से, एक नाम तो ये आता है, किस दर्रे को पलक्काड़ गैप कहते हैं? तो पलक्काड़ गैप जो है मलयालम शब्द है और पालघाट हिंदी शब्द है। ठीक है। कौन सा दर्रा ऐसा है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? तो देखिए, यह दर्रा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर है। जैसे इधर से पूर्वी घाट आया, इधर से पश्चिमी घाट आया, जहाँ दोनों मिलेंगे वहाँ पर गैप है, वहाँ पर दर्रा है। ठीक है। तो यह दर्रा पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। उस दर्रे का नाम बताइए जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर मिलते हैं। क्या नाम आएगा? पालघाट दर्रा। किस दर्रे को पलक्काड़ कहा जाता है? पालघाट दर्रे को। एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है सेनकोट दर्रा। एक दर्रा बनाएंगे हम इस टाइप से, और उस दर्रे का नाम है बेटा सेनकोट। ये दक्षिण भारत में 4 ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। सेनकोट दर्रा तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुअनंतपुरम को जोड़ता है मदुरई से। मदुरई तमिलनाडु में है, तिरुअनंतपुरम कहाँ है? केरल में। सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ सेनकोट दर्रा जो है वो किस राज्य में है? तो राज्य कौन सा आएगा बेटा? केरल। एक सवाल पूछा जाता है कि किन पहाड़ियों में है ये? तो केरल में कार्डामम की पहाड़ी है। कार्डामम किसे कहते हैं? इलायची। तो यह इलायची की पहाड़ी में है। यह इलायची की पहाड़ी में है। ये याद रखें। तो देखो, कौन सा दर्रा ऐसा है जो थालघाट दर्रा मुंबई से किसको जोड़ता है? तो देखो, मुंबई से नासिक जोड़ता थालघाट, मुंबई से पुणे जोड़ता बोलो भोरघाट, है ना। कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है पालघाट, और तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है सेनकोट। जिनमें से 2 दर्रे केरल में है, सेनकोट और पालघाट, और 2 दर्रे महाराष्ट्र में है, थालघाट और भोरघाट। ठीक है। 2 सह्याद्री में है, थालघाट और भोरघाट। एक नीलगिरी में है जिसका नाम है पालघाट, और एक इलायची की पहाड़ियों में है सेनकोट। ठीक है। इस तरीके से पढ़ लोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी बात है। तो इलायची की पहाड़ियों में कौन सा है? सेनकोट दर्रा, है ना। हाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सा? पालघाट दर्रा। सह्याद्री या पश्चिमी घाट में दोनों दर्रे हैं, थालघाट भी और भोरघाट भी। साउथ इंडिया में
4 दर्रों के नाम पढ़ लीजिए, दर्रे तो और भी है, 4 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे साउथ में यही है सेनकोर। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिखा है कुछ इस तरीके की बातों को, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? बताओ, बोडो, पंजाबी, खंडेसी या असमिया? तो ये कह रहे हैं कौन सी भारत की राजभाषा नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देखो एक हेडिंग बनाते हैं, राजभाषा। उसको कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं राजभाषा को? सरकारी कामकाज में जिस भाषा का इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। दरबारी भाषा भी होती थी, जैसा आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी, मुग़लों की दरबारी भाषा फारसी थी। ठीक है, ये राजभाषा है। देखिए भैया, पहला सवाल यह है हमारा कि ये जो राजभाषा है वो भारतीय संविधान के किस भाग में आती है? राजभाषा भारतीय संविधान के भाग नंबर 17 में आती है। राजभाषा भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में आती है? बोलो, 343 से 351 तक। अच्छा, और राजभाषा जो है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? बोलो, अनुसूची नंबर 8, 8वीं अनुसूची, भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक। अच्छा देखो, राजभाषा की संख्या, राजभाषा की संख्या तो भैया प्रारंभ में जब संविधान बना था 14 राजभाषाएं थीं और वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं? 22। क्योंकि ग्रेड डी के एग्ज़ामों में आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि बताओ राजभाषाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ये 22 राजभाषा हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या काम करा, ये तो लिखी मैंने राजभाषा, और ये राजभाषा किस राज्य की है, उस राज्य का नाम। सबसे पहले अगर भारत के मैप को देखोगे तो एक राजभाषा मिलेगी कश्मीरी। कश्मीरी किस राज्य की राजभाषा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके नीचे आ जाओ, देखिए हिमाचल प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश 2, मध्य प्रदेश 3, राजस्थान 4, बिहार 5, हरियाणा 6, छत्तीसगढ़ 7, झारखंड 8, मध्य प्रदेश 9 और दिल्ली 10। इन सब की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो अब देखिए, अब मैंने क्या काम करा है, हिंदी प्रॉपर किसी एक राज्य में नहीं बोलती, इसलिए वो कई सारे राज्यों की राजभाषा है। अच्छा, उसके बाद में देखिए, एक हमने लिखा हाँ उर्दू,
उर्दू भी कई राज्यों की राजभाषा है, और एक हमने लिखा संस्कृत। संस्कृत एक ही राज्य की राजभाषा है, और वो कौन सा है? उत्तराखंड। उस राज्य का नाम बताइए जिसकी राजभाषा संस्कृत है। उस राज्य का नाम बताइए जिसकी राजभाषा संस्कृत है। संस्कृत को राजभाषा का दर्जा देने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। भारत का अकेला राज्य है जिसने संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो नाम क्या आएगा? उत्तराखंड। चलिए अब चलते हैं। एक राजभाषा, देखो नंबर डालना चाहो तो नंबर भी डाल दो आप। एक राज्य मिलेगा हमारा, एक राजभाषा पंजाबी। तो पंजाबी कहाँ की राजभाषा भैया? बोलो। पंजाब की। एक राज्य है और वो भाषा का नाम है गुजराती। तो बताओ गुजराती राजभाषा कहाँ की है? अच्छा, एक है राजभाषा मराठी। मराठी कहाँ की राजभाषा है? महाराष्ट्र की। अच्छा, एक राजभाषा है कन्नड़। कन्नड़ कहाँ की है बेटा राजभाषा? कर्नाटक की। अच्छा, एक राजभाषा है मलयालम। मलयालम, मलयालम कहाँ की राजभाषा है बेटा? केरल की। अच्छा, तमिल कहाँ की राजभाषा है? तमिलनाडु की। देखो तमिलनाडु में और जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप में भी हाँ तमिल भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको। अच्छा, एक नाम आता है तेलुगु। तेलुगु कहाँ की राजभाषा है भाई? या तो कह दो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से तो अलग हुआ तेलंगाना, तो तेलंगाना भी लगा सकते हैं। इधर लिख देता हूँ भैया मैं। देखिए, एक नाम आप सुनोगे वो आएगा उड़िया। बताओ उड़िया कहाँ की राजभाषा है? उड़ीसा। अच्छा, एक नाम आएगा बंगाली। बताओ भैया। तो बंगाली कहाँ की है? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की। अच्छा बताओ, एक है असमिया। असमिया कहाँ की राजभाषा है? असम की। तो ये तो वो राजभाषाएं हो गई, ये तो वो राजभाषाएं हो गई भैया जो शुरू में थी। 14 थी, उसके बाद में बाकी राजभाषाएं 22 हो गई, तो 8 बाद में जुड़ी हैं। भाई 14 8 मिलाओगे तभी तो 22 बनेगा। बोलो। सबसे पहले जिस राजभाषा को जोड़ा गया उसका नाम था सिंधी। तो सुनो, 15वीं राजभाषा हमारी बनी थी सिंधी। पहले मुझे बताओ सिंधी कहाँ की राजभाषा है? गुजरात की। और इसको जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 में। कब जोड़ा गया था? 21वां संशोधन 1967। 3 राजभाषा फिर एक साथ जुड़ी। कौन कौन सी? देखो, एक जुड़ी हाँ मणिपुरी। पहले बताओ मणिपुरी कहाँ की राजभाषा है? मणिपुर। एक राजभाषा जुड़ी नेपाली। नेपाली कहाँ की राजभाषा है?
बोलो सिक्किम। याद रख लेना, अच्छा सवाल है, पेपर में आ गया रेलवे में एक बार ये कि बताओ नेपाली कहाँ की राजभाषा है? सिक्किम की। और उसके बाद में एक जुड़ा कोंकणी। कोंकणी कहाँ की राजभाषा भैया? गोवा। गोवा का कोंकण तट। और इन तीनों राजभाषाओं को एक साथ जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संशोधन 1992 में। कितनी हो गई बताइए? 18। 4 एक साथ जुड़ी। कब कब जुड़ी? देखो 19 में एक आई थी बोडो। बताओ बोडो कहाँ की भाषा है? बोडो कहाँ की भाषा है? असम। असम में एक जगह पड़ती है, उसे कहते हैं बोडो लैंड। ठीक है। अच्छा, एक थी मैथिली। बोडो है, बोडो के साथ में लिखे पहले डोंगरी। डोंगरी कहाँ के लोग बोलते हैं बताइयो? जम्मू कश्मीर के। आपको पता ना, कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का आखिरी राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह था, किस वंश का था? डोंगरा वंश का था। तो जम्मू कश्मीर में डोंगरी बोलती है। एक है मैथिली, मैथिली बिहार में है ना। और एक है संथाली। ये रेलवे ने पूछा गया था बोडो एक बार। ये रेलवे में भी सवाल आया था कि बोडो जो है वो किस राज्य की राजभाषा है? असम की। संथाली झारखंड में, जो संथाल प्रदेश है झारखंड का, वहाँ पर। और ये जो भाषाएं थीं ये चारों की चारों एक साथ जुड़ी थीं 92वां संविधान संशोधन 2003 में। तो कब जोड़ा गया था इनको? इनको जोड़ा गया था 92वां संशोधन 2003-4 में इनको जोड़ा गया था। अब देखो, अब हमसे सवाल क्या पूछा था? हमसे सवाल ये पूछा था कि भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है। बोडो है, बताओ कहाँ की है? असम की। पंजाबी, असमिया। तो ये हमारे यहाँ जो खंडेसी है वो राजभाषा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? हमारा आंसर क्या आएगा? खंडेसी। खंडेसी हमारे यहाँ राजभाषा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी राजभाषा नहीं है? कहेंगे डोंगरी, सिंधी, नेपाली या भोजपुरी। तो भोजपुरी जो है कोई भाषा नहीं है। देखिए पंजाब ऐसा पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी राजभाषा नहीं है? पंजाबी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी। तो राजस्थानी कोई भाषा नहीं है। राजस्थानी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। तो ये सवाल अब इतना पढ़ लोगे, कोई ना कोई भाषा का सवाल आएगा, उसका जवाब आपको हर बार मिलता रहेगा। ठीक है। कितनी राजभाषाएं हैं इस समय? 22। ठीक है। भारत में टोटल राजभाषाएं इस समय 22 हैं। शुरू में कितनी थी? 14। चलिए अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहे हैं मूल भारतीय खेल है। बस सिंपल सी बात कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि कौन सा खेल भारत से शुरू हुआ होगा। क्रिकेट, क्रिकेट तो इंग्लैंड से आया है, विदेशी खेल है। जूडो जापान में है ना। रग्बी और खो खो। तो कौन सा भारतीय उत्पत्ति का खेल है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है? तो उसका नाम है भैया खो खो। तो एक हेडिंग बना देंगे एक खेल के बारे में, उसका नाम हो जाएगा खो खो। पहला सवाल देखिए, यह भारतीय मूल का खेल है।
यह भारतीय मूल का खेल है। ये बताया जाता है इसकी उत्पत्ति जो हुई है ना खो खो की, वो पुणे से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति हाँ कहाँ हुई है? पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। और मैंने एक बार बताया भी था कि पुणे किस नदी के किनारे पर है? मूठा नदी के किनारे पर है। पुणे किस नदी के किनारे पर बसा है? अच्छा बताओ, खो खो के एक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? एक टीम में खिलाड़ी, खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? 7, 9, 11, 13। तो कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? 9। खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। पर इतनी बात याद रखो, इतना याद रखना कि खो खो जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत से हुई थी। और वो भी ख़ास तरीके से कहाँ से? पुणे, महाराष्ट्र है। खो खो की शुरुआत पुणे महाराष्ट्र से हुई थी। पुणे महाराष्ट्र से। चलिए अगला सवाल है, ये कह रहे हैं हाँ गैलोरा बुंग कर्णो GVK। तो जी से गैलोरा है, बी से बुंग है, के से कर्णो। स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये स्टेडियम कहाँ है? नाम उसका हाँ गैलोरा बुंग स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन आ रहा है इंडोनेशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में है, कनाडा में है। अब सुनो, एक नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर सुकर्णो। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और प्रथम गणतंत्र दिवस जब भारत में हुआ था तो उसके वो मुख्य अतिथि थे। उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है। और जब वो इंडोनेशिया के थे तो स्टेडियम कहाँ होगा फिर? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो एक हेडिंग बना दो, बात नोट कर लो। सिर्फ देखिए, नाम हो जाएगा गैलोरा बुंग कर्णो स्टेडियम, GVK स्टेडियम। गैलोरा बुंग कर्णो स्टेडियम किस देश में है? तो देश है इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया में भी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी ना जकार्ता, तो ये जकार्ता में बना हुआ है। गैलोरा बुंग कर्णो स्टेडियम कहाँ बना हुआ है? जकार्ता में। इसका नामकरण किसके नाम पर नाम रखा गया है? तो डॉक्टर सुकर्णो। डॉक्टर सुकर्णो के नाम पर, डॉक्टर सुकर्णो के नाम पर इसका नाम रखा गया है। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इनके बारे में बताया जाता है। देखिए, पहली बात, ये इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? डॉक्टर सुकर्णो। और इनकी दूसरी खास बात यह है, देखिए, भारत के
प्रथम गणतंत्र दिवस, भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस बताओ, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर सुकर्णो। और अभी 2024 में 26 जनवरी का आयोजन हो चुका है। इस समय 2024 में 26 जनवरी के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि बनाया गया था? तो फ्रांस के राष्ट्रपति नाम क्या था? इमैनुअल मैक्रो को, हाँ, राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रो थे फ्रांस के, उनको मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था। तो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए। अच्छा बताओ, इंडोनेशिया की राजधानी। अच्छा, इंडोनेशिया की मुद्रा और बता दो। रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखो ये कह रहे हैं रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? अच्छा, इस झील के बारे में मैंने पहले बताया होगा। इसे रहस्यमय झील या कंकाली झील भी कहते हैं। कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसमें बहुत सारे नरकंकाल प्राप्त हुए हैं इस झील के अंदर से। ठीक है, तो जो रूपकुंड झील है, ये जो रूपकुंड झील है बेटा, ये किस राज्य में है? तो राज्य का नाम हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले में है। अच्छा, रूपकुंड झील के अन्य नाम क्या हैं? इस झील को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रहस्यमयी झील, या और क्या कहते हैं बेटा इसको? कंकाली झील। इसी को रहस्यमय झील या कंकाली झील भी कहते हैं। चलो मैं आपसे 5 झीलों के नाम पूछता हूँ। मैं झील लिखता हूँ, आपको राज्य लिखने हैं या शहर लिखने हैं। एक है सूरजकुंड झील, सूरजकुंड एक है सुखना झील है। एक नाम आता है लोनार। एक नाम आता है लोकटक। झील। एक नाम आता सुदर्शन। ये सब 5 झीलें हैं। बस आपको इनके राज्य इनके पीछे लिखने हैं। तो जो सूरजकुंड है वो कहाँ है? हरियाणा। अच्छा बताओ, सुखना झील? चंडीगढ़। अतल बताओ। अच्छा, लोनार झील? महाराष्ट्र। उल्कापिंड से बनी है ना। अच्छा, लोकटक? मणिपुर। अच्छा, सुदर्शन? गुजरात में जो गिर की पहाड़ी हैं, गुजरात में गिर की पहाड़ियों पर एक झील बनी हुई है जिसका नाम क्या भैया? जिसका नाम है, हाँ, सुदर्शन झील।
सुखना झील, रूपकुंड झील, सूरजकुंड मेला भी लगता है। सूरजकुंड झील के किनारे पर लगने वाला मेला कौन सा भैया? सूरजकुंड मेला। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। झीलें वैसे मैंने एक दिन बता दी थी सब आपको, जो खास खास थी। कह रहा है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ओदंतपुरी। देखो मैं आपको बात बताऊंगा, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय एक वंश पढ़ा आपने, पाल वंश। बोलो, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल की राजधानी क्या थी? मुंगेर, बिहार में थी ना। तो गोपाल ने ही ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था, और धर्मपाल ने विक्रमशिला। तो पहली बात, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बेटा राज्य का नाम हो जाएगा बिहार। दूसरा सवाल, इस विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? किसने बनवाया था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय? तो गोपाल ने। बताओ गोपाल किस वंश का था? पाल वंश का पहले राजा था ना, पाल वंश। अच्छा, गोपाल की राजधानी क्या थी? कैपिटल मुंगेर। अच्छा एक बात बताओ, ये पाल वंश के जो राजा थे, चाहे गोपाल हो, धर्मपाल हो, रामपाल हो, ये जो पाल वंश के राजा थे, ये किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसलिए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी किस धर्म की शिक्षा देता था? तो इस ओदंतपुरी विश्वविद्यालय में शिक्षा किस धर्म की दी जाती थी? तो शिक्षा दी जाती थी बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था कौन सा? ओदंतपुरी। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी शिक्षा किस धर्म की दी जाती थी? और नालंदा विश्वविद्यालय में भी बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जबकि तक्षशिला में किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि खगोल, मनोविज्ञान, चिकित्सा सब पढ़ाया जाता था वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, बाकी देख लेंगे बेटा बाद में। ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे। आप अच्छे से रिवीजन करो, यहाँ से चीज़ें